वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो मैं आ गया हूँ आपके लिए लेकर के ये मेरा चौथा लेक्चर जिसमें मैं डिस्कस कर रहा हूँ बिहार के इतिहास के बारे में। लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस किया था, एक ब्रीफ बैकग्राउंड लिया था बिहार के इतिहास के बारे में, और फिर हम लोगों ने बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म को समझा था। उसके बाद मैंने बताया था कि इस क्लास में हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो है मगध साम्राज्य का उत्कर्ष। अगर हम समझें बिहार को तो मगध का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है बिहार के अंदर। मगध साम्राज्य ही बिहार को एक गौरवशील इतिहास देता है। तो समझते हैं मगध के बारे में और पॉइंटर्स को हम लोग डील करते हैं। सो लेट्स प्रोसीड नाउ। पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश बृहद्रथ वंश था। आपको बता दूं, बृहद्रथ जो थे वो पहले शासक थे मगध साम्राज्य के, और जो लास्ट शासक थे वो भी बृहद्रथ ही थे। जरासंध इसी वंश के शासक थे। जरासंध जो कि जिनका वर्णन महाभारत में मिलता है, जिनका युद्ध भीम से हुआ था, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ, उन्हीं जरासंध की बात कर रहा हूँ मैं। ओके, चलिए उसके बाद चलते हैं कि अन्य साहित्यिक स्रोतों के अनुसार मगध का पहला राजवंश हिरण्यक वंश था। ओके, तो देखिए पुराणों के अकॉर्डिंग अगर हम चले तो बृहद्रथ वंश पहला था, लेकिन और दूसरे किसी साहित्यिक सोर्सों के अनुसार चले तो हिरण्यक वंश पहला वंश था मगध साम्राज्य का। ओके, तो इस चीज को हम लोग ध्यान में रखेंगे एमसीक्यू सॉल्व करते समय। ओके, चलिए, तो हिरण्यक वंश की स्थापना कब हुई थी? वो हुई थी 544 से 499 ईस्वी पूर्व बिंबिसार के द्वारा। ओके, कब हुई थी? 544 से 492 ईस्वी पूर्व बिंबिसार का शासनकाल था। ओके, तो बिंबिसार ने कौशल की राजकुमारी कोसला देवी, जो कि प्रसेनजीत की बहन थी, से विवाह कर काशी को दहेज में प्राप्त किया था। ओके, इसके अलावा उसने वैशाली की राजकुमारी चेल्लना से भी विवाह किया। बिंबिसार ने अंग नरेश बृहद्रथ को विजित कर अंगराज्य को मगध में मिला लिया। उसका अवंती के शासक चंड प्रद्योत के साथ युद्ध हुआ था। कालांतर में प्रद्योत के इलाज के लिए उसने अपने वैद्य जीवक को भेजा गया था। जीवक के बारे में बताया जाता है कि जीवक भी बिंबिसार का पुत्र ही था, लेकिन वो वैध पुत्र नहीं था, अवैध पुत्र था। ओके, बिंबिसार महात्मा बुद्ध का अनुयायी भी था। डेट मीन्स बिंबिसार कौन से धर्म को माना करते थे? वो बुद्ध धर्म के को माना करते थे। और मैं आपको बता दूं कि बिंबिसार समकालीन थे महात्मा बुद्ध के। ओके, अगर आपसे पूछा जाए कि महात्मा बुद्ध के समकालीन कौन से राजा थे तो वो थे बिंबिसार। ओके, चलिए आगे चलते हैं। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार उसके पुत्र अजात शत्रु ने उसकी हत्या कर मगध का शासक बना था वो। और कब से कब तक अजात शत्रु का शासनकाल रहा था? वो रहा था 492 से 460 ईस्वी पूर्व तक रहा था। ओके, चलते हैं अगले फैक्ट की तरफ चलते हैं। अजात शत्रु द्वारा बिंबिसार की हत्या से क्रोधित काशी नरेश प्रसेनजीत ने मगध से काशी वापस ले लिया था। आपने अभी अभी पढ़ा था कि प्रसेनजीत ने बिंबिसार को प्रसेनजीत ने बिंबिसार को दहेज के रूप में क्या दिया था? काशी दिया था। और जब अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या कर दी थी तो प्रसेनजीत जी ने क्या किया था? काशी को मगध से वापस ले लिया, जिसके कारण इन दोनों में युद्ध होता है। ओके, उस युद्ध में अजातशत्रु जीत जाते हैं और अजातशत्रु को फिर से काशी मिल जाता है। ठीक है, अजातशत्रु का काशी की राजकुमारी वाजिरा से विवाह हो जाता है। वह काशी पुनः प्राप्त हो जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, उस युद्ध में फिर संधि होती है। संधि के अकॉर्डिंग अजातशत्रु के साथ काशी की राजकुमारी का विवाह होता है और काशी उनको मिल जाता है। ओके, अजातशत्रु ने अपने मंत्री वत्सकार की मदद से वज्रसंघ में फूट डलवा दिया था। ओके, वज्रसंघ जो क्षेत्र था वो पटना से ऊपर, डेट मीन्स आप समझ सकते हो कि नॉर्थ बिहार में
पाया जाता है, जिसमें अजातशत्रु ने क्या किया था, वत्सकार की मदद से फूट डलवा दिया था। ओके, चलिए, और लिच्छवियों पर आक्रमण करके उसे परास्त कर दिया था। ओके, तो अगर मैं बात करूं कि हिरण्यक वंश में 3 राजाओं के बारे में आपको पढ़ना है जनरली। एक तो आपने बिंबिसार के बारे में पढ़ा, फिर अजातशत्रु के बारे में आप पढ़ोगे, और तीसरा जो है वो आप पढ़ोगे किनके बारे में, उदयीन के बारे में। ओके, चलिए, तो हम पढ़ते हैं, अभी अजातशत्रु के बारे में ही पढ़ रहे हैं। तो अजातशत्रु के शासनकाल में महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो गई थी। महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी, वो हुई थी 483 ईस्वी पूर्व के आसपास। 483 ईस्वी पूर्व में इसके ही संरक्षण में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन राजगृह में महाकश्यप की अध्यक्षता में हुआ। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि प्रथम बुद्धिस्ट काउंसिल कब हुआ था, वो हुआ था 483 ईस्वी पूर्व में। किनके शासनकाल में ये हुआ था, अजातशत्रु के ही शासनकाल में। ओके, चलिए, अब और समझते हैं अजातशत्रु के बारे में। अजातशत्रु के मृत्यु के बाद उसका पुत्र उदयीन मगध का शासक बन गया था। कब बना था, 460 ईस्वी पूर्व बना था। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट फैक्ट की तरफ चलते हैं। उसने अपनी राजधानी, किसने, उदयीन ने अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र रख लिया था। पाटलिपुत्र कौन से नदी के किनारे है, तो वो है गंगा तथा सोन नदी के संगम पर बसाया हुआ नगर है। गंगा और सोन की नदी के किनारे स्थित है। कौन सा, पाटलिपुत्र। ओके, उदयीन के 3 पुत्र अनिरुद्ध, मुंडक और नागदशक ने क्रमशः अल्पकाल तक शासन किया। ओके, इनका वर्णन इतना ज्यादा आता नहीं है, ठीक है। तो आपको 3 सम्राटों के बारे में पढ़ना है और याद रखना है। एक तो था बिंबिसार, दूसरा अजातशत्रु और तीसरा उदयीन। ओके, चलिए अब चलते हैं शिशुनाग वंश के बारे में। ऑलराइट, चलिए, तो शिशुनाग वंश ने कब से कब तक अपना शासनकाल रखा था, वो था 412 से 344 ईस्वी पूर्व तक। ओके, चलिए, शिशुनाग हर्यंक वंश के अंतिम राजा नागदशक का अमात्य व काशी का राज्यपाल था। देखिए, वो राज्यपाल था और उसके बाद क्या करता है, राजा वहां का बन जाता है। ओके, शिशुनाग ने अवंती, कौशल और वत्स को विजित कर मगध साम्राज्य का विस्तार किया। ओके, उसके पश्चात उसका पुत्र कालाशोक, देखिए कालाशोक किसके लिए प्रसिद्ध था, कालाशोक में क्या हुआ था, द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी। वो कब हुई थी, 383 ईस्वी पूर्व, ठीक है, जिसमें स्थावीर और महासंघी के रूप में बौद्ध धर्म विभाजित हो गया था। वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है बुद्धिस्ट काउंसिल में। ओके, चलिए, नंदीवर्धन इस वंश का अंतिम शासक था। ओके, चलिए, तो अब चलते हैं नंद वंश के बारे में। नंद वंश कब से कब तक था, तो नंद वंश थे 344 से 323 ईस्वी पूर्व तक। ओके, तो नंद वंश में महापद्मनंद ने शिशुनाग वंश का अंत कर नंद वंश की स्थापना की। ओके, पुराणों में महापद्मनंद को क्या कहा जाता है, सर्व शक्तांतक कहा जाता है। ओके, उसे एक छत्र अथवा एक राठ भी कहा जाता है। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखेंगे। ओके, उसे शूद्र व दासी पुत्र भी बताया गया है। ओके, शूद्र और दासी पुत्र भी उन्हें बताया गया है। उसे औरव, इक्ष्वाकु, पांचाल, कौरव, हैर्यंक, कलिंग, सूरसेन, मैथिली, अश्वक, दैट मीन्स कई राज्यों का शासक बताया गया है। ओके, इसके समय में मगध साम्राज्य की सीमा गंगा घाटी को पार कर गई थी। ऑलराइट, चलिए इसके अगले फैक्ट पे चलते हैं। इस वंश का अंतिम शासक कौन था, धनानंद था। आपको ध्यान है कि धनानंद और कौटिल्य, ठीक है, कौटिल्य ने धनानंद से ही क्या था, बदला लेने का सोचा था। ओके, चलिए, उसी समय यूनानियों यानी सिकंदर का आक्रमण हुआ था। जबकि ये देखा गया है कि धनानंद और सिकंदर का कोई युद्ध होता नहीं है। ओके, वो युद्ध टल जाता है। ऑलराइट, चलिए अब चलते हैं कि मौर्य वंश के बारे में। ओके, चलिए, पुराण, बौद्ध एवं जैन साहित्य, कौटिल्य के अर्थशास्त्र तथा विदेशी लेखकों द्वारा मौर्य वंश के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, तो अब चलते हैं कि मेन फैक्ट की तरफ चलते हैं।
विलियम जोन्स ने सर्वप्रथम सैंड्रोकोट्स की पहचान भारतीय ग्रंथों में वर्णित चंद्रगुप्त मौर्य से की थी। ओके, मैं आपको बता दूं, सैंड्रोकोट्स चंद्रगुप्त मौर्य को कौन बोलते थे? जस्टिन बोलते थे। ठीक है, एस्ट्रोबो एंड जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रोकोट्स बोला था, जबकि एरियन और प्लूटोर्स ने एंड्रोकोट्स कहा था। ओके, तो ये फैक्ट भी आप ध्यान रखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। ओके, अब आते हैं जेम्स प्रिंसिप के बारे में। जेम्स प्रिंसिप ने 1837 ईस्वी में ब्राह्मी लिपि को अनुदित किया था। ओके, ब्राह्मी लिपि को अनुदित किसने किया था? जेम्स प्रिंसिप ने। ओके, 326 ईस्वी पूर्व में मकदूनिया, जो कि यूनान को कहते हैं, के शासक सिकंदर का भारत पर आक्रमण होता है। ओके, और सिंधु नदी को पार करके सिकंदर झेलम, देखिए सिंधु नदी को पार करके सिकंदर क्या करता है? झेलम के तट पर आ जाता है। ओके, यही उसका पोरस से युद्ध होता है। ओके, पोरस का युद्ध बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसे वितस्ता या हाइडे स्पीसीज का युद्ध भी कहते हैं। ठीक है, पोरस के नाम से एक वो सीरियल भी आया था, अगर आपने देखा हो तो आपको ज्यादा आइडिया होगा। वैसे आपको बस ये याद रखना है कि वितस्ता और हाइडे स्पीस जो युद्ध हुआ था वो सिकंदर और पोरस के बीच हुआ था। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। व्यास नदी के तट पर सिकंदर की सेना आगे बढ़ने से इनकार कर देती है और व्यास नदी से ही नंद साम्राज्य की सीमा आरंभ होती थी। तो नंद सीमा जहां से आरंभ होती थी, उस टाइम नंद वंश के राजा कौन थे? धनानंद। धनानंद और सिकंदर का कोई युद्ध हो नहीं पाता है उस टाइम पे। ओके, सिकंदर भारत में 19 महीने रहा था। ओके, उसके बाद फिर से सिकंदर का आक्रमण होता है। ओके, और उस टाइम पे चंद्रगुप्त मौर्य राजा हुआ करते हैं, और चंद्रगुप्त मौर्य क्या करते हैं? सिकंदर को हरा देता है। ठीक है, सेल्यूकस निकेटर के बारे में आपको पता होगा, उसको हरा देता है। ऑलराइट, चलिए हम आगे बढ़ते हैं, कहानी को समझते हैं आगे। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में समझेंगे। उनका शासनकाल कब से कब तक का था चंद्रगुप्त मौर्य का? वो था 323 से 298 ईस्वी पूर्व। ठीक है, मौर्य वंश के। चलिए, अपने गुरु चाणक्य की सहायता से धनानंद को पराजित कर चंद्रगुप्त मगध का शासक बना। ओके, चलिए 305 ईस्वी पूर्व के आसपास सेल्यूकस निकेटर, यह सेल्यूकस निकेटर कौन था? वो था मतलब सिकंदर का कह सकते हो राजदूत। ओके, चलिए चंद्रगुप्त मौर्य का युद्ध हुआ। युद्धोपरांत हुई संधि से चंद्रगुप्त को एरिया, जो कि काबुल में है, अराकोचिका कंधार में है, डेसोसिया मकरान और हेरात का क्षेत्र प्राप्त हुआ। साथ ही यूनानी राजकुमारी से उसका विवाह भी हुआ। ओके, चलिए सेल्यूकस निकेटर ने अपने राजदूत मेगास्थनीज, मैंने क्या बताया था अभी कि सिकंदर का अपना सेनापति था कौन? सेल्यूकस निकेटर। और सेल्यूकस निकेटर का राजदूत कौन था? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था मेगास्थनीज, जिसने बुक लिखी थी इंडिका। और इंडिका किसके बारे में है? इंडिका है बुक चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में और भारत की शासन प्रणाली के बारे में। ओके, जीवन के अंतिम समय में चंद्रगुप्त अपने पुत्र बिंदुसार को सत्ता सौंपकर जैन मुनि भद्रबाहु के साथ, भद्रबाहु किससे रिलेटेड है? यस, जैन से रिलेटेड है, के साथ श्रवण बेल कोला, जो कि कर्नाटक चले गए थे, और वहीं संलेखना से अपने प्राण त्याग दिए थे। संलेखना आपको पता होगा, संलेखना एक जैन धर्म में जब हम उपवास करते हैं और उसी से मतलब उनकी मृत्यु हो जाती है, उसी चीज को हम क्या कहते हैं? संलेखना। जब हम उपवास करते हैं, खाना और पानी तकरीबन ग्रहण नहीं करते, और क्योंकि शरीर में एनर्जी नहीं रहती, तो उसके बाद क्या होता है? अंततः किसी पर्सन की मृत्यु हो जाती है। उस चीज को क्या कहते हैं? संलेखना, जो कि जैन धर्म का एक फैक्ट है। ओके, चलिए चंद्रगुप्त मौर्य के बाद चलते हैं बिंदुसार के बारे में। बिंदुसार का शासनकाल कब तक रहा था? देखिए, आपको बिंदुसार और बिंबिसार में कंफ्यूज नहीं होना है। बिंबिसार जो कि हर्यंक वंश के थे, और बिंदुसार ये है मौर्य वंश के। बिंदुसार का शासनकाल कब से कब तक रहा है? बिंदुसार का शासनकाल रहा है 298 से 272 ईस्वी पूर्व तक। ओके, इसे अमित्रघात, भद्रसेन, सिंह आदि भी कहा गया है। ओके, इसी के समय सीरिया के शासक
एंटीयोकस का राजदूत डायमेकस तथा मिस्र के शासक टालमी द्वितीय फिलाडेल्फस का राजदूत डायोनीसियस मौर्य दरबार में आए थे। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। ओके, बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। आपको बता दूं कि 3 तरह के धर्म उस टाइम पे हिंदुइज्म को छोड़ करके 3 तरह के और धर्म सेक्ट आए थे। ओके, एक तो था आपका बुद्धिज्म, जिसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। दूसरा था आपका जैनिज्म, और तीसरा जो था वो था आजीवक। आजीवक जो थे उसको किन्होंने एक्सेप्ट किया था? बिंदुसार ने आजीवक को एक्सेप्ट किया था। ओके, चलिए अब चलते हैं थर्ड प्रतापी राजा जो कि थे अशोक। बिंदुसार के बाद कौन आए? अशोक। उनका शासनकाल कब से कब तक रहा है? 272 से 232 ईस्वी पूर्व तक उनका शासनकाल रहा है। ओके, चलिए अशोक के बारे में समझते हैं, जानते हैं उनके बारे में। सिंहासन पर बैठने के 4 वर्ष बाद 269 ईस्वी पूर्व में राजाभिषेक उनका होता है। राजाभिषेक से पूर्व वह उज्जैन के राज्यपाल थे। ओके, चलिए 261 ईस्वी पूर्व में राजाभिषेक के 9वें वर्ष कलिंग विजय, यस कलिंग कहाँ पे है? उड़ीसा में। ओके, सिंहली अनुश्रुति के अनुसार निग्रोध के प्रवचन से अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया और मोगली पुत्र तिस्य, यस मोगली पुत्र तिस्य के शिष्य बने, जिससे पूर्व अशोक शैव था। शैव कौन होते हैं? जो कि शिव के भक्त होते हैं। ओके, मोगली पुत्र तिस्य कौन थे? मोगली पुत्र तिस्य वो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल के अध्यक्ष थे, जिसमें तीसरा अभिधम्म पिटक आया था। ओके, आपको ये सारी चीजें ध्यान होंगी। ओके, चलिए अब चलते हैं अगले फैक्ट की तरफ। ओके, चंद्रगुप्त मौर्य को हम लोगों ने समझ लिया था, ये हैं अशोक जी के बारे में। चलिए आप चलते हैं अगला फैक्ट। राजाभिषेक के 10वें वर्ष उसने बोध गया की यात्रा की। 14वें वर्ष धम्म मात्रों की नियुक्ति की। 20वें वर्ष लुम्बिनी गया और उसे उल्विक घोषित किया गया। भाग 1 कर को घटाकर 1/8 कर दिया गया। सोचिए कि टैक्स भी उन्होंने क्या किया? घटा दिया था। ओके, तो अशोक बहुत ही न्यायप्रिय राजा माने जाते थे। चलिए अशोक के बारे में और भी समझते हैं, अशोक के अभिलेखों को जानते हैं। ठीक है, तो मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। ठीक है, बिल्कुल जो फैक्ट जो बीपीएससी में पूछा जा सकता है उस पे हम लोग अपना कंसंट्रेशन रखेंगे। ऑलराइट, तो अशोक के अभिलेखों में शाहबाजगढ़ी एवं मानमसेरा, ये कहाँ पे है? दोनों ये पाकिस्तान में है। ये अभिलेख खरोष्टी लिपि में उत्कीर्ण है। आपको मैं बता दूं, खरोष्टी एक ऐसी लिपि है जो कि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। कौन सी लिपि? खरोष्टी लिपि। ये बीपीएससी में पूछा भी गया है खरोष्टी लिपि के बारे में। ओके, चलिए आगे चलते हैं। तक्षशिला से इरामेइक लिपि में उत्कीर्ण अभिलेख, सरेकुना से यूनानी तथा अरामेइक लिपियों में उत्कीर्ण अभिलेख प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अशोक का इतिहास भी हमें इन्हीं अभिलेखों से प्राप्त हुआ है। अभी तक अशोक के 40 अभिलेख प्राप्त हो चुके हैं। ऑलराइट, तो चलिए कुछ अभिलेख के बारे में पढ़ते हैं। अशोक के वृहद शिलालेख के बारे में। ओके, धौली के बारे में पढ़ते हैं। धौली क्या है? यह उड़ीसा में है। ठीक है, शाहबाजगढ़ी जो कि पाकिस्तान में, बस इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मानसेरा कहाँ है? ये भी पाकिस्तान में है। कालसी कहाँ है? कालसी है आपका उत्तराखंड में। जौगढ़ कहाँ है? जौगढ़ है आपका उड़ीसा में। सोपारा कहाँ है? ये आपका ये है महाराष्ट्र में। ओके, एरागुड़ी कहाँ है? ये है आपका आंध्रा में। ठीक है, गिरनार कहाँ है? ये है आपका गुजरात में। ठीक है, अशोक के लघु शिलालेख के बारे में बात करते हैं। ओके ओके, चलिए इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, ब्रह्मगिरी कहाँ पे है? मैसूर में स्थित है। ठीक है, और सिद्धपुर ये ब्रह्मगिरी से 1 मील उत्तर पूर्व में स्थित है। ठीक है, जंतिक रामेश्वर ये कहाँ पे है? ये ब्रह्मगिरी से 3 मील उत्तर पूर्व में स्थित है। ठीक है, चलिए अहरौरा के बारे में देखते हैं। ये उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में स्थित है। ठीक है, सारोमारो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, नैतूर ये बिल्लौरी जिले में स्थित है। ठीक है, रूपनाथ यह मध्य प्रदेश में स्थित है। गुर्जरा यह मध्य प्रदेश में स्थित है।
ठीक है। भागरू नेक्स्ट जो है आपका भागरू है, ठीक है। भागरू यह राजस्थान में स्थित है, ठीक है। मास्की यह रायचूर जिले में स्थित है, ठीक है। बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु अशोक के दूतों एवं प्रचारकों को विदेश भेजा। अशोक ने दूतों एवं प्रचारकों को विदेश भेजा। अपने दूसरे तथा 13वें शिलालेख में उसने उन देशों का नाम लिखवाया जहां दूत भेजे गए थे। देखिए आपको यह ध्यान रखना है, दूसरे एवं 13वें शिलालेख में इसकी पुष्टि मिलती है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। दक्षिण सीमा पर स्थित राज्य चोल, पांड्या, सत्यपुर, केरलपुत एवं ताम्रप्रति बताए गए हैं, ठीक है। चोला, चेरा, पांड्या आपने पढ़ा होगा, ठीक है। चलिए अशोक के लघु स्तंभ लेख पे आते हैं, ठीक है। सम्राट अशोक की राजकीय घोषणाएं जिन स्तंभों पर उत्कृष्ट है उन्हें लघु स्तंभ लेख कहा जाता है। महत्वपूर्ण अभिलेख के बारे में चलिए हम लोग अब चलते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से अभिलेख। देखिए सांची, सांची कहाँ पे है? सांची है आपका मध्य प्रदेश में, ठीक है। कहाँ पे? रायसेन जिले में, ठीक है। सारनाथ, सारनाथ कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, वाराणसी में, ठीक है। रोमिंदेई, रोमिंदेई नेपाल में, ओके। कौशाम्बी, कौशाम्बी है प्रयागराज, ठीक है। पहले इलाहाबाद हुआ करता था, ठीक है। निगली सागर, निगली सागर नेपाल में, ठीक है। वैशाली, वैशाली आपको पता है बिहार में है। सिंहशीर्ष केरल से लेख रहित बिहार में स्थित है, ठीक है। अशोक के गुहा लेख के बारे में पढ़ते हैं, ओके। दक्षिण बिहार के गया जिले में स्थित बराबर नामक 3 गुफाओं की दीवारों पर अशोक के उत्कृष्ट लेख प्राप्त हुए हैं, ओके। इन सभी भाषा प्राकृत तथा ब्राह्मी लिपि में है। देखिए केवल 2 अभिलेखों शाहबाजगढ़ी तथा मानबसेरा, ये कहां पे है? ये दोनों, ये पाकिस्तान की लिपि है, ठीक है। पाकिस्तान में है की लिपि ब्राह्मी न होकर खरोष्टी है। खरोष्टी के बारे में मैंने ऑलरेडी बताया था, यह लिपि दाई से बाई ओर लिखी जाती है, खरोष्टी लिपि, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। तक्षशिला से अरामयिक लिपि में लिखा एक भग्न अभिलेख कंधार के पास सरेकुना नामक स्थान से यूनानी तथा अरामयिक द्विभाषीय अभिलेख प्राप्त हुआ है। ऑलराइट, चलिए अब अशोक के स्तंभ लेख के बारे में थोड़ा सा ज्ञान लेते हैं। ऑलराइट, चलिए अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या कितनी है? वो है 7, जो 6 भिन्न स्थानों में आसान स्तंभों पर उत्कीर्ण पाए गए हैं, ठीक है। चलिए इन स्थानों के नाम कौन से हैं? चलिए कौशाम्बी स्तंभ लेख, ये कहां पे है? कौशाम्बी के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था, ये है प्रयागराज इलाहाबाद में, ठीक है। अकबर द्वारा ये लाया गया था, ओके। दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख, यह कहां पे है? यह भी देखिए उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में, और यह मध्ययुगीन सुल्तान फिरोज शाह तुगलक द्वारा दिल्ली में लाया गया, ठीक है। इस पर अशोक के 7 अभिलेख उत्कीर्ण हैं। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट चलते हैं कि दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख के बारे में देखते हैं कि यह स्तंभ लेख भी पहले मेरठ में था, जो कि फिरोज शाह द्वारा दिल्ली लाया गया। ऑलराइट, अब चलते हैं, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा। लौरिया अर्राज और लौरिया नंदरगढ़ स्तंभ लेख, यह स्तंभ लेख बिहार राज्य के चंपारण जिले, क्योंकि ये बिहार से संबंधित है इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं रामपुरवा स्तंभ लेख, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि बिहार में है, चंपारण बिहार राज्य में स्थित है। ऑलराइट, चलिए इसके बाद पढ़ते हैं हम लोग प्रांतीय प्रशासन के बारे में। ऑलराइट, चंद्रगुप्त मौर्य ने शासन संचालक को सुचारू रूप से चलाने के लिए अपने राज्य को 4 प्रांतों में विभाजित किया। उसको क्या कहते हैं? जिन्हें चक्र कहा जाता था, ओके। इन प्रांतों का शासन सम्राट के प्रतिनिधियों द्वारा संचालित होता था। सम्राट अशोक के काल में प्रांतों की संख्या 5 हो गई। पहले कितने होते थे? पहले 4 प्रांत थे और सम्राट अशोक ने इसको कितना कर दिया? 5 कर दिया, ओके। प्रांत के बारे में देखते हैं कि कौन कौन से प्रांत हैं। यह है प्राची, जो कि मध्य प्रदेश में है, उनकी राजधानी पाटलिपुत्र, ठीक है। ये उत्तरापथ राजधानी तक्षशिला, ठीक है। दक्षिणापथ राजधानी सुवर्णगिरी, ठीक है। अवंती राष्ट्र राजधानी उज्जैनी, ठीक है। कलिंग राजधानी तोसली। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रांतों यानी चक्रों का प्रशासन कुमारा माते यानी कुमार या आर्य पुत्र नामक पदाधिकारियों द्वारा होता था। ऑलराइट, प्रांत मंडल में तथा मंडल जिलों में विभक्त थे, उन्हें आहार विषय कहा जाता था, ठीक है, जिसका प्रशासक विषयपति कहलाता था।
ऑल राइट, चलिए नेक्स्ट, जिले जिले का प्रशासनिक अधिकारी स्थानिक था। कौन था? जिले का प्रशासनिक अधिकारी स्थानिक था। ठीक है, गोप 10 गांवों का प्रशासक था। कौन था 10 गांवों का प्रशासक? गोप। ऑलराइट, चलिए अब चलते हैं नगर प्रशासन के बारे में। ओके, बहुत कुछ आज हम लोगों ने पढ़ लिया है। चलिए ये नगर प्रशासन के बारे में पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग ये थोड़ा सा ब्रेक लेंगे। ऑलराइट, चलिए मेगास्थनीज के अनुसार नगरीय प्रशासन 30 सदस्यों के मंडल द्वारा चलाया जाता था। यह मंडल 6 समितियों में विभाजित था। कौन कौन से? प्रथम समिति, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम एवं षष्ठी। ठीक है, उद्योग शिल्पों का निरीक्षण था यहाँ पे, विदेशियों की देखभाल करना, जनगणना, ठीक है, व्यापार वाणिज्य, विक्रय और बिक्री की व्यवस्था। ऑलराइट, चलिए 6 समितियां थी। ओके, नगर में पुलिस की व्यवस्था थी जिसे रक्षित कहते थे। जो रक्षा करता है उसको क्या कहते थे? रक्षित कहते थे, पुलिस। ठीक है, यूनानी स्रोतों में वर्णित अधिकारी एग्रोनोमोई, ठीक है, जिलाधिकारी कहलाता था, और एंटीनोमोई जो कि नगर आयुक्त था। ठीक है, सैन्य व्यवस्था को थोड़ा समझते हैं कि सैन्य व्यवस्था कैसी थी। सैन्य व्यवस्था 6 समितियों में विभक्त थी जो सैन्य विभाग द्वारा निर्दिष्टित थी। प्रत्येक समिति में 5 सैन्य विशेषज्ञ होते थे। पैदल सेना, अश्व सेना, गज सेना, रथ सेना और नौसेना की व्यवस्था थी। ऑलराइट, सैनिक प्रबंध का सर्वोच्च अधिकारी कौन था? अंतपाल कहलाता था। ऑलराइट, यह सीमांत क्षेत्रों का भी व्यवस्थापक होता था। मेगास्थनीज के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना 6 लाख पैदल, 50,000 अश्वरोही, 9,000 हाथी और 800 रथों से सुसज्जित अजेय सैनिक थे। ऑलराइट, तो ये सारी चीजें आपको टिटफैक्ट, ये आपको थोड़ी बहुत याद रखनी है। ओके, या फिर आपको इस का एक आइडिया होना चाहिए। ठीक है, अशोक के परवर्ती मौर्य सम्राट। ऑलराइट, अब उनके बारे में थोड़ा समझते हैं। मगध साम्राज्य के महान मौर्य सम्राट अशोक की मृत्यु कब हो जाती है? 232 ईस्वी पूर्व में हो जाती है। और अशोक के उपरांत अगले 5 दशक तक उनके निर्बल, ये देखिए उसके बाद कोई राजा इतना प्रतापी नहीं हो पाता, उनके निर्बल उत्तराधिकारी शासन संचालित करते रहे। ओके, चलिए तो ये था अशोक के बारे में और मौर्य वंश के बारे में। चलिए अशोक के उत्तराधिकारी के बारे में थोड़ा बहुत और भी गिवन है, तो उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, वैसे ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा नहीं, लेकिन फिर भी चलिए। अशोक की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य पश्चिमी और पूर्वी भाग में बढ़ जाता है। ओके, पश्चिमी भाग पर कुषाण शासन करते थे, जबकि पूर्वी भाग पर संपत्ति का शासन था। लेकिन 180 ईस्वी पूर्व तक पश्चिम भाग पर बैक्टीरिया तथा यूनानियों का पूर्ण अधिकार हो गया था और पूर्वी भाग पर दशरथ का राज था। ओके, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पहला जो राजा जो कि हमारे हुए थे वो कौन थे? वृहदरथ थे। ओके, और अंतिम राजा कौन थे? अंतिम मौर्य सम्राट वृहदरथ की हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र ने कर दी, जिससे मौर्य साम्राज्य का अंत हो गया था। तो आपको अभी जो मैंने स्टार्ट किया था वो भी मैंने वृहदरथ से किया था और अंत भी आज के लेक्चर का मैं वृहदरथ से करता हूं। तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया है और अगले लेक्चर में मैं बात करूंगा शुंग वंश और इससे आगे मैं बात करूंगा। ऑलराइट, आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया तो आप प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और बने रहिए मेरे चैनल के साथ। और मैं बिहार के इतिहास को आई होप बहुत जल्दी खत्म कर दूंगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।